बलदेव सिंह थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। उसी वक्त वहां से एक सुंदर लड़की गुजर रही थी और उसी समय महारानी भी वहां आ जाती है और महाराज को मुस्कुराते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये सब हो रहा है हमारे पीठ पीछे। कब से चल रहा है ये सब? और कौन थी वो लड़की जिसको देखकर आप मुस्कुरा रहे थे? दीदी, मुझे नींद नहीं आ रही है। आप मुझे किसी महाराजा की कहानी सुनाओ। बबलू, रात बहुत हो गई है, चलो चुप करके सो जाओ। दीदी प्लीज ना, जब तक आप मुझे कहानी नहीं सुनाती तो मुझे नींद नहीं आती। प्लीज दीदी सुनाओ ना। अच्छा, तो फिर सुनो। एक समय की बात है जब महाराजा बलदेव सिंह जबलपुर राज्य में राज किया करते थे। महाराजा बलदेव सिंह बहुत बहादुर राजा थे, परंतु काफी दिनों से उनका मन बहुत उदास था। एक दिन महाराजा बलदेव सिंह मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, काफी दिनों से हमारा मन बहुत उदास है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है। राजपाट में भी हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। महाराज, कहीं महारानी से आपका झगड़ा तो नहीं हो गया? ये तो रोजाना की तरह आम बात है, परंतु बात कुछ और है। हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारा मन इतना बेचैन क्यों है। महाराज, हमें लगता है कि आपको कुछ समय अकेले गुजारना चाहिए ताकि आपके मन को शांति मिले, और वो आपको जंगलों में ही मिलेगी। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी, हमें कुछ समय अकेले गुजारना होगा। और फिर अगले दिन महाराज अपने मन की शांति के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल जाकर महाराज एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और कुछ दूरी पर वो देखते हैं कि एक बकरा अपनी बकरी से कुछ कह रहा होता है। और कुछ देर बाद वो दोनों जंगल की अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। आखिर इस बकरे ने अपनी बकरी को ऐसा क्या कहा कि वो दोनों अलग हो गई? बकरा तो बहुत गुस्से में लग रहा था। आखिर दोनों में ऐसी क्या बात हुई होगी? महाराजा बलदेव सिंह अपने महल से दूर जंगल में अपने मन की शांति के लिए आए थे, पर उस बकरे और बकरी को देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गए। महाराजा बलदेव सिंह तुरंत अपने राजमहल वापस लौट जाते हैं। और राजमहल पहुंचकर वो सारी बात मंत्री जी को बताते हैं। मंत्री जी, हमारे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी चिंता अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। महाराज, आप बकरे को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हम तो उनकी भाषा भी नहीं समझ सकते। आप जंगल के जानवरों के लिए खुद को परेशान मत करें। परंतु मंत्री जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी देखभाल करूँ। उनकी समस्या हमारी समस्या है। इसका तो फिर एक ही उपाय है महाराज, कि आपको जानवरों की भाषा सीखनी होगी। हाँ मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा उपाय दिया। हम एक साधु बाबा को जानते हैं, वो हमें जानवरों की भाषा जरूर सिखा देंगे। इतना बोल के महाराज वहां से चले जाते हैं। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, पर महाराज को कौन समझाए कि ये करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है।
अगले दिन महाराजा बलदेव सिंह उस साधु महाराज के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं, साधु महाराज, मुझे आपसे वो विद्या सीखनी है जिससे मैं हर जानवर और पक्षी की भाषा समझ सकूं और वो भी मेरी बात समझ सके। महाराज, इस विद्या से आपको क्या मिलेगा? आप तो महाराज हैं, आपको इसकी क्या जरूरत? जरूरत है साधु महाराज। मैं इस राज्य के साथ साथ जंगल के जानवरों और पक्षियों की सहायता भी करना चाहता हूँ। मैं ये विद्या आपको सिखा दूंगा महाराज, पर इसमें आपको बहुत दिन लग जाएंगे और आपको भूखा प्यासा भी रहना पड़ेगा। मैं सब करने को तैयार हूँ साधु महाराज। महाराज की ये बात सुनकर साधु बाबा महाराजा बलदेव सिंह को वो विद्या सिखाने के लिए मान जाते हैं। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और महाराजा बलदेव सिंह वो विद्या सीख जाते हैं जिससे वो किसी भी जानवर और पशु पक्षी की भाषा समझ सकते हैं। महाराज, आपकी विद्या पूरी हुई। अब आप किसी भी जानवर और पक्षी की बात समझ सकते हैं और वो भी आपकी भाषा को समझेंगे। आपका बहुत धन्यवाद साधु महाराज। आपने ये विद्या तो सीख ली महाराज, परंतु याद रखिएगा कि इस बारे में किसी को पता ना चले, वरना आपकी जान जा सकती है। आप निश्चिंत रहें साधु बाबा, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर महाराजा बलदेव सिंह राजमहल वापस लौट रहे थे। अब क्या होगा बंदर भैया? हम उस शेर के बच्चे को नहीं बचा सकते। अब वो शेर हमें खा जाएगा। अरे खरगोश भाई, हमें उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। हमने मुसीबत को खुद अपने गले लगा लिया। मैं अपनी जान नहीं खोना चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। चल भाई, एक बार जाकर फिर से कोशिश करते हैं, क्या पता इस बार वो पत्थर हट जाए। क्या हो गया है खरगोश भैया? इतना बड़ा पत्थर है वो, हम दोनों मिलकर वो पत्थर नहीं हटा सकते। खरगोश और बंदर की ये बातें महाराज दूर से ही सुन रहे थे। फिर वो उन दोनों के पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ है? क्या कोई परेशानी है? मैं कोई मदद कर सकता हूँ क्या? आप तो इंसान हो, आप हमारी भाषा कैसे समझ सकते हो? ये तो मैं नहीं बता सकता, परंतु मैं तुम दोनों की मदद जरूर कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? दरअसल इस जंगल का राजा शेर कहीं गया हुआ है और वो अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ गया था ताकि हम उसका ख्याल रख सकें। पर आज उसके बच्चे की पूंछ पर एक बड़ा पत्थर गिर गया और हम उस पत्थर को हटा नहीं पा रहे। अगर जल्दी से वो पत्थर नहीं हटाया तो शेर का बच्चा मर जाएगा। बस इतनी सी बात है, चलो मैं उस पत्थर को हटा दूंगा। मुझे उस जगह ले चलो जहाँ शेर का बच्चा है। उसके बाद वो बंदर और खरगोश महाराज को उस शेर के बच्चे के पास ले जाने लगते हैं। शेर का बच्चा महाराज को देखकर डर जाता है। तभी खरगोश बोलता है, अरे डरो मत, ये हमारी मदद करने आए हैं और ये हमारी भाषा भी समझ सकते हैं। हाँ, डरो मत बच्चे, मैं अभी ये पत्थर तुम्हारी पूंछ से हटा दूंगा। इतना बोलकर महाराज उस पत्थर को शेर के बच्चे की पूंछ से हटा देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद महाराजा बलदेव सिंह वापस अपने महल की ओर जाने लगते हैं।
महल पहुंचकर वो देखते हैं कि एक गधा हाथी की ओर देखकर कुछ बातें कर रहा है। क्या हुआ गधे भैया, आज तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? क्या बताऊं हाथी भैया, मेरा मालिक मुझसे इतना काम करवाता है, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है और खाने में बस मुझे घास खिलाता है। अब तुम ही बताओ, मुझ गधे पर इतना अत्याचार करना क्या सही बात है? अरे ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बड़ा गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। मुझे देखो, मैं तो बिना काम किए फल और गन्ने खाता हूँ। तुम्हारे तो मजे हैं। मेरा मालिक तो मुझे मारता हुआ काम पर ले जाता है और गधों की तरह कपड़ों का बोझ मेरे ऊपर रख देता है। मेरी तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास इसका उपाय है। क्या उपाय है, जल्दी बताओ। गधे भैया, तुमको बस बीमार होने का नाटक करना है। जब तुम्हारा मालिक तुमको काम पर जाने को बोले तो तुम उठना मत। देखना वो तुम्हारा कैसे ख्याल रखता है। गधे और हाथी की सारी बातें नजरअंदाज करके महाराजा बलदेव सिंह अपने कक्ष में जाने लगते हैं। महाराज देखें, ये गधा तो मुझे बीमार लग रहा है। सारे कपड़े गंदे हैं, अब मैं कपड़ों को नदी तक कैसे लेके जाऊंगा? महाराज धोबी की सारी बातें सुनकर समझ जाते हैं कि गधे ने हाथी की सारी बातें मान ली हैं और इसीलिए वो नौटंकी कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो आज इस गधे को आराम करने दो और इसके बदले तुम हाथी को ले जाओ और हाथी से इस गधे के सारे काम करवाओ। मैं तो अपने ही जाल में फंस गया। मुझे क्या पता था कि गधे को मशवरा देकर मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगा इस धोबी के साथ। हाथी की बातें सुनकर महाराज धोबी से कहते हैं, मुझे लगता है आज इस हाथी का पेट भरा हुआ है। ऐसा करो, इसके फल उठाकर इस गधे को दे दो। फल खाकर गधा जल्दी ठीक हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज, फल खाकर गधा जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वो धोबी हाथी का खाना उठाकर उस गधे को दे देता है और हाथी पर कपड़े लाद कर नदी की तरफ चल पड़ता है। वो गधा वहाँ मौज कर रहा होगा और यहाँ उसके काम मुझे करने पड़ रहे हैं। सारे कपड़े धोकर वो धोबी गीले कपड़े उस हाथी के ऊपर लाद देता है। अरे ये क्या कर रहा है तू? तुझे दिख नहीं रहा मेरा पहले ही कितना वजन है? ऊपर से तूने ये गीले कपड़े मेरे ऊपर रख दिए। कपड़े लेकर वो हाथी जैसे तैसे राजमहल पहुंच जाता है। महाराज, इस हाथी ने तो कमाल ही कर दिया। इतना बोझ लेकर भी ये एक बार नहीं बैठा, वरना वो गधा तो हर थोड़ी देर बाद थक कर बैठ जाता। अगर ऐसी बात है तो अब से उस गधे की जगह इस हाथी को ही ले जाना कपड़े धोने के लिए। अबे पागल राजा, ये क्या बोल रहा है? मैं हाथी हूँ, क्या मुझसे गधे वाले काम करवाना चाहता है? हाथी की बात सुनकर महाराजा बलदेव सिंह थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। उसी वक्त वहां से एक सुंदर लड़की गुजर रही थी और उसी समय महारानी भी वहां आ जाती है और महाराज को मुस्कुराते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये सब हो रहा है हमारे पीठ पीछे। कब से चल रहा है ये सब? और कौन थी वो लड़की जिसको देखकर आप मुस्कुरा रहे थे? अरे महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है।
जैसा आप समझ रही हैं। हमने तो उस लड़की को देखा तक नहीं। महाराज के बार बार समझाने पर भी महारानी उनकी एक बात नहीं मान रही थी और बिला वजह महाराज पर शक कर रही थी। अब मैं इस पागल औरत को कैसे समझाऊं? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर इसको सब बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर नहीं बताया तो ये मुझे जीने नहीं देगी। महाराजा बलदेव सिंह ये सोच लेते हैं कि महारानी से बहस करने से अच्छा है कि वो अपनी जान ही दे दें। ठीक है, मैं तुमको सब बताऊंगा, पर आज नहीं, कल, और यहाँ नहीं, नदी के किनारे, वहां जाकर तुमको सब बताऊंगा। पर वहाँ क्यों, यहाँ क्यों नहीं? वो तो तुमको कल ही पता चलेगा। अगले दिन महाराजा बलदेव सिंह महारानी को लेकर नदी की ओर चल पड़ते हैं, परंतु रास्ते में महाराज को वही बकरा और बकरी नजर आ जाते हैं जिनको उन्होंने अलग होते हुए देखा था। कितनी बार मैंने कहा है बच्चों को अकेले छोड़कर सैर सपाटे पर मत निकल जाया करो। मेरी बात तुम्हारे समझ नहीं आती क्या? देखो, मुझे ये रोक टोक बिल्कुल नहीं पसंद। अगर तुमको इतना ही मसला है तो तुम अपने बच्चों को खुद संभाला करो। मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त से मिलने। बकरी की ये बात सुनकर बकरे को गुस्सा आ जाता है और वो बकरी की खूब पिटाई करता है। तुमने क्या मुझे पागल राजा समझा है जो अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता रहता है? चुप करके घर चलो, वरना मार मार के तुम्हें जंगल की सैर करवाऊंगा। बकरे की ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन सोचते हैं, आज तो मैं इस पागल औरत की बातों में आकर अपने ही हाथों अपनी जान देने वाला था। भला हो इस बकरे का जिसने मेरी आंखें खोल दी। फिर महाराज महारानी की ओर देखकर कहते हैं, तुम जरा यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। फिर मुस्कुराने का कारण भी तुमको बताऊंगा। इतना बोलकर महाराज थोड़ा आगे जाकर एक डंडा उठाकर लाते हैं और महारानी की खूब पिटाई करते हैं। अब पता चला मैं क्यों मुस्कुराया था, या और अच्छे से बताऊं? नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं जानना। कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। मैंने बिला वजह आप पर शक किया। उस दिन महारानी को ऐसा सबक मिला कि उस दिन के बाद से वो महाराज पर कभी भी शक नहीं करती। वाह दीदी, ये तो बड़ी अच्छी कहानी है, पर इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? बबलू, इससे हमें ये सबक मिलता है कि किसी पर भी बिला वजह शक नहीं करना चाहिए।